वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको परमाणु एवं अणु के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और अब ये आप वीडियो पूरा खूब अच्छे तरह से देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स खूब अच्छे तरह से समझ में आएंगे। अगर आपको सभी पॉइंट्स खूब अच्छे तरह से समझ में आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट अपडेट है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आइए बात करते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में। परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु को अंग्रेजी में एटम्स बोलते हैं और अणु को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तब होते क्या हैं? तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं कि परमाणु, तो जो हमारा परमाणु होता है, तो हमारे पहले जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने बताया, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड जी आज से 500 ईसा पूर्व उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है। परमाणु जो है एक सूक्ष्मतम इकाई है। सूक्ष्मतम इकाई मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, मतलब जो हम सबसे छोटे पदार्थ की कल्पना करते हैं, किसी सबसे छोटे से छोटे वस्तु की कल्पना करते हैं, उसी को हम परमाणु कहेंगे। ऐसा हमारे दार्शनिक महर्षि कनाड जी ने आज से 500 ईसा पूर्व बताया था कि जो ये हमारा परमाणु है ये एक सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटे से छोटा कण है। फिर उसी समय उसी के लगभग हमारे दूसरे दार्शनिक जो भारतीय दार्शनिक थे पगुथा कात्यायन जी ने बताया कि उन्होंने थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को डीप में ले गए। उन्होंने ऐसा बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जब वो टुकड़ा अब उससे छोटा नहीं हो सकता, अब उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, जब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इस सिचुएशन में अगर वो आ जाता है तो ऐसे जो सिचुएशन होती है उसी को हम परमाणु कहते हैं। मतलब एकदम सूक्ष्म जिसको तोड़ा ही नहीं जा सके, ऐसे ही पदार्थ को हम परमाणु के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ग्रीक्स जो दार्शनिक थे डेमोक्रेटिक्स एवं लुइसिप्स, इन्होंने परमाणु का भी डिफिनीशन दिया। इन्होंने परमाणु के डेफिनेशन में क्या कहा कि जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, मतलब परमाणु से छोटा कोई भी कण पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। सबसे जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु ही है, उससे छोटे कण की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे जो ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिक्स एवं ल्यूसिप्स ने हमें बताया था। इसके बाद आए जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे आत्मा एल लवाइजिए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कुछ नियम दिए। इन्होंने परमाणु के डेफिनेशन को समझाने के लिए हमें कुछ नियम बताए। उस नियम के आधार पे इन्होंने परमाणु का डेफिनेशन दिया। तो इन्होंने बताया कि रासायनिक संयोजन के आधार पे, मतलब कोई भी पदार्थ बनता है तो उसका रासायनिक संयोजन होता है, अबक्रिया होती है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम भोजन करते हैं और हमारे पेट के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, तो ये एक प्रकार की अबक्रिया है। ठीक, तो उन्होंने पहला जो नियम दिया वो रासायनिक संयोजन के नियम, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। कोई भी द्रव्यमान है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, बस उसे हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं।
जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना तो नष्ट किया जा सकता, उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम उन्होंने बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि हमारा द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमें कोई पदार्थ बनाना है और हमने एक मॉलिक्यूल 1 ग्राम एक पदार्थ ले लिया, दूसरा पदार्थ भी 1 ग्राम ले लिया, जब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसका जो मास होगा यानी द्रव्यमान होगा वो 2 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो 2 पदार्थों को हमने लिया, एक पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम था, दूसरे पदार्थ का भी द्रव्यमान क्या था 1 ग्राम था। जब उससे मिला के हमने तीसरा पदार्थ बनाया तो उसका जो द्रव्यमान था वो 2 ग्राम हो गया, अर्थात ये जो 1 ग्राम द्रव्यमान था ये 2 ग्राम में कन्वर्ट हुआ। अर्थात यहाँ ना तो द्रव्यमान उत्पन्न हुआ ना तो नष्ट हुआ, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। तो सेम कंडीशन की पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है ना, एक साइक्लिक ऑर्डर में वो चलता रहता है, ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट। सेम कंडीशन में जो हमारा परमाणु है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा जो पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। अब दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम कांस्टेंट रेशियो लॉ। कांस्टेंट रेशियो लॉ मतलब स्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लेकर अगर तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो उसमें उस पदार्थ का जो अनुपात होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। जैसे हम कंपाउंड यानी यौगिक को लेते हैं, अगर हम यौगिक की बात करें, अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक तीसरा पदार्थ प्रोडक्ट बनाया जाता है, अगर उस पदार्थ के अंदर दोनों का अनुपात या 3 पदार्थ से मिलकर या 4 से मिलकर बना हो, उनके अनुपात अगर निश्चित होते हैं तो उसे हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं, यानी उसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों। अब यही हम मिश्रण के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मिश्रण जो हमारा होता है, मिक्सचर मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम क्या मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार अगर हम यहाँ से NH3 लिए, NH3, अब यहाँ NH3 जो द्रव्यमान है, सोडियम का द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो मतलब अगर हमारे पास अमोनिया NH3 अमोनिया जो बना, इसमें क्या है कि यानी जो द्रव्यमान नाइट्रोजन का होगा 14 होगा और हाइड्रोजन का जो होगा वो 3, क्योंकि यहाँ 3 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ से जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दूसरा जो द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम था कि अगर जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर तीसरा पदार्थ बनाया जाता तो उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। जैसे अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 अनुपात में है, तो यहाँ पे कभी भी अमोनिया बनेगी तो इसका अनुपात सेम निश्चित ही रहेगा, यानी इसका द्रव्यमान निश्चित ही रहेगा। अब यहीं से थोड़ी बात यौगिक को कर लेते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला के तीसरा पदार्थ बनाया जाता है तो जो हमारा प्रोडक्ट उत्पन्न होता है उसी को हम यौगिक के नाम से जानते हैं, वो हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो ये था सिद्धांत जो हमारे भारतीय दार्शनिक ने दिया, फिर ग्रीक डेमोक्रेटिक्स ने दिया, आंतवा एल लाइवेजियर ने जो सिद्धांत दिया रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पे, उनका 2 था नियम। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो ये सारे डेफिनेशंस थे। इस डेफिनेशंस के आधार पे हमने जो परमाणु था, परमाणु के बारे में हमने स्टडी किया। अब उसके बाद आगे हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज डाल्टन उन्होंने अपना नियम दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परमाणु जो है ये पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब इससे छोटी इकाई पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है, इससे छोटी इकाई हम पूरे यूनिवर्स में कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो हमारा जो
परमाणु है वो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है, उससे छोटी इकाई के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। ये जॉर्ज डाल्टन ने अपना नियम दिया, फिर अपने नियम के आधार पे उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई कि यानी परमाणु होगा तो किस तरह का होगा, कैसा होगा, उसकी क्या सिचुएशंस होगी, ये सारे बातों को बताया, जो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के नाम से यानी प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम स्टडी करते हैं। तो जॉर्ज डाल्टन ये जो थे, जॉर्ज डाल्टन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जॉर्ज डाल्टन अंग्रेज इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे। उनका परिवार एक सामान्य जुलाहे के घर में हुआ था, उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। अब उसके बारे में हम परमाणु के जॉर्ज डाल्टन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला सिद्धांत है सभी परमाणु से निर्मित होते, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जो भी द्रव्य, जो भी मैटर बनता है वो परमाणुओं से मिलकर ही बनेगा। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसे पदार्थ की कल्पना करें जो परमाणु से ना बना हो, क्योंकि पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है वही परमाणु है। अगर किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, इसका मतलब जो भी पदार्थ बनेगा वो परमाणुओं से ही मिलकर बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यानी सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को बनने की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्यतम कण है। दूसरा जो है परमाणु अविभाज्यतम कण है, इसका मतलब परमाणु को अब उससे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब किसी तत्व की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसी को हम परमाणु के नाम से जानते हैं। अब इससे छोटा कण पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है, तो ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है। इससे छोटे कण की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। थर्ड का, एक ही तत्व के, अगर हम कोई एक तत्व लेते हैं, एक तत्व के हमारे पास जितने भी परमाणु होते हैं उनका आकार समान होगा, उनका द्रव्यमान समान होगा, उनके गुणधर्म समान होंगे। अगर तत्व एक ही है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणधर्म सभी में समान होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो एक ही तत्व के होने चाहिए। अगर एक तत्व के हैं तो उनकी सारे गुणधर्म क्या मिलेंगे, आपको समान ही मिलेंगे, ठीक है। अगर हम भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं, अगर तत्वों को अलग अलग लेते हैं, तो अगर हमने अलग अलग तत्व ले लिया तो उनके जो द्रव्यमान होंगे वो भी अलग अलग होंगे, जो उनका गुणधर्म होगा वो भी अलग अलग होगा, जो उनकी साइज होगी वो भी अलग अलग होगा, जो उनके रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी अलग अलग होंगे। मतलब अगर हमने अलग अलग तत्व के या अलग अलग परमाणुओं को हमने लिया तो उनके सभी प्रकार के गुणधर्म क्या है, अलग अलग होंगे, द्रव्यमान भी अलग होंगे, उनमें समानता पाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट है तत्व के परमाणु के सापेक्ष। जैसे अब कोई भी तत्व है तो उसमें कितने परमाणु हैं ये संख्या निश्चित होती है, मतलब उसमें हम भिन्नता नहीं ला सकते। वो हमेशा क्या होगा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई भी तत्व रहेगा, तत्व के जो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या होगी वो हमारा निश्चित रहेगी। इस तरह से डाल्टन ने जो ये नियम दिया था, इन सारे नियम को हम डाल्टन के सिद्धांत के बारे में यानी डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप इन पॉइंट्स को खूब अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत, एक बार मैं डाल्टन के जो परमाणु का डेफिनेशन दिया था तो उसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो हमारा परमाणु है वो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया, लेकिन उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु जो होते हैं, जो कोई भी द्रव्य होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर हम एक ही तत्व लेते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान में होते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म में होते हैं और अभिक्रिया में वो समान रूप से भाग लेते हैं। लेकिन अगर अलग अलग तत्वों का हम लेते हैं तो अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं और लास्ट तत्व के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या हमेशा निश्चित रहती है।
अब आते हैं परमाणु के आकार के बारे में, ठीक है ना, कि परमाणु की साइज क्या होगी, ठीक है ना। तो परमाणु की जो साइज है वो उनके एटॉमिक रेडियाई, मतलब उनके त्रिज्या, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई मतलब परमाणु त्रिज्या के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। जिसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु त्रिज्या दी गई है, ठीक है ना। उसके आधार पे उनके हम आकार को देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 10 टू दी पावर -10 मीटर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 10 टू दी पावर -10 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, और 10 टू दी पावर -9 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये हमारा यूनिट्स मेजरमेंट है। अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें कपड़े की लेंथ को मापनी है तो हम मीटर में मापेंगे, उसके लिए हम किलोमीटर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रयोग, तो ये बहुत छोटी सी रेडियस है, इसीलिए इसे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर इन सब में मापा जाता है। तो अब परमाणु के आकार के बारे में देखते हैं। तो परमाणु का जो आकार है वो अत्यंत बहुत छोटा है, बहुत छोटा। लेकिन मैंने कहा ना कि अलग अलग तत्व होंगे, अलग अलग पदार्थ होंगे, तो उनके परमाणु के जो साइज होगी या द्रव्यमान होगा वो सब अलग अलग तरह से होगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो 10 टू दी पावर -10 मीटर, 10 टू दी पावर -10 मीटर के रेंज की होती, मतलब बहुत छोटी होती है, जिसको हम अपने नेकेड आई से देखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है, जल के अणु है। जल के अणु का जो रेडियस होता है वो भी 10 टू दी पावर -9 मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर के रेंज का होता है। ये 10 टू दी पावर -10 मीटर, इट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज का होगा। ये 10 टू दी पावर -9, इट मीन्स 1 नैनोमीटर के रेंज का होगा। अब हीमोग्लोबिन है, जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इनकी जो त्रिज्या होती है ये 10 टू दी पावर -8 मीटर के रेडियस की होती है। इनका जो रेडियस होता है वो 10 टू दी पावर -8 मीटर के रेंज का होता है, ठीक है ना। अब रेत के कण जो होते हैं, जो यानी हमारे पास सिलिका होती है, यहाँ रेत के जो कण होते हैं, इनका जो रेडियस होता है वो 10 टू दी पावर -4 मीटर के रेंज का होता है। इस तरह से हम किसी भी एटम्स के साइज के बारे में जान सकते हैं कि उसकी साइज कैसी है, किस शेप का है, ये सारी चीज़ें रेडियस के द्वारा जान सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप खूब अच्छे तरह से देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक खूब अच्छे तरह समझ में आएगा। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।